देश के लिए एक ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि जिसके लिए पिछले 40 साल से देश के वैज्ञानिक परिश्रम कर रहे थे, आज अमृतकाल के प्रवेश के समय उस उपलब्धि के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित होने की दिशा में जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, आज की ये उपलब्धि निश्चित ही विकसित होते हुए भारत के लिए एक अभूतपूर्व शुरुआत है। आज हम चांद तक पहुँचे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी देश को संबोधित करते हुए दक्षिण अफ्रीका की ब्रिक्स समिट से कहा कि ये हमारे लिए लक्ष्य नहीं था, एक पायदान मात्र थी। अब हम इससे आगे बढ़ कर के सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन और इसके आगे वीनस के अध्ययन के लिए भी मिशन वीनस प्रारंभ करेंगे। निश्चित ही आज का दिन देश के लिए अत्यंत गर्व का दिन है और भारत के 140 करोड़ लोग, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रहते होंगे, किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी कोने में रहते होंगे और किसी भी राजनीतिक प्रतिबद्धता के होंगे, निश्चित ही आज सबके लिए एक ऐतिहासिक दिन है, एक गर्व का क्षण है, प्रसन्नता का क्षण है। बहुत सारी बधाई। सर आप बताओ, राजस्थान में चलो वो अलग से बात करें। अभी उनको बोलने दो, पूरा बोलने दो उनको, बाद में क्वेश्चन होंगे अपने, तो बात पूरा तो बोलने दो सर। हाँ बताएं। देखिए, धौलपुर भारतीय जनता पार्टी परिवार द्वारा आयोजित आज इस प्रेस वार्ता में काफ़ी विलम्ब से पहुंचने पर आप सबसे मैं क्षमा प्रार्थना करता हूं, पर आप सब ने इतना विलम्ब होने के बावजूद भी धैर्यपूर्वक हम सब का इंतज़ार किया, प्रतीक्षा की। इस प्रतीक्षा के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी धौलपुर की तरफ से और व्यक्तिगत अपनी तरफ से भी आपका हृदयपूर्वक आभार ज्ञापित करता हूँ। मित्रों, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते हुए पिछले पौने 5 साल तक इस वर्तमान की अराजक सरकार, वर्तमान की भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए निरंतर अपनी शक्ति का संचय कर रही है। एक विपक्ष की जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पिछले पौने 5 साल तक निरंतर सदन से लेकर के सड़क पर विभिन्न विषयों पर सरकार को बेनकाब करने, सरकार की विफलताओं को उजागर करने, सोई हुई सरकार को जगाने, जनता के आक्रोश को एकत्रित करने और उस आक्रोश को एक ज्वालामुखी के रूप में परिवर्तित करके धमाके के साथ में सरकार की नींद को हराम करने का काम किया। मित्रों, पिछले पौने 5 साल में 2018 में जो सरकार किसानों के साथ में विश्वासघात करके बनी थी, जो सरकार युवाओं के साथ में विश्वासघात करके बनी थी, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और किसानों को कर्ज माफ़ी का वादा देकर के जो सरकार बनी थी, महिलाओं को सुरक्षा और सलामती का जो है वादा उन्होंने अपने संकल्प पत्र के माध्यम से किया था, वो सरकार हर एक पैमाने पर पूरी तरह से विफल हुई है। आज राजस्थान एक तरफ जहां केंद्र सरकार की सब योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में पिछड़ गया, जल जीवन मिशन के दृष्टिकोण से अगर चर्चा करूं, जो प्रत्यक्ष रूप से मेरी जिम्मेदारी का विषय है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के हर एक परिवार तक पीने का पानी पहुंचे और 2024 तक हम देश के 19 करोड़ 41 लाख घरों तक पीने का पानी पहुंचा सकें, इस संकल्प के साथ में काम करना प्रारंभ किया था। 2019 में जब माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से घोषणा की थी, तब देश के केवल 16% घरों तक पीने का पानी पहुंचता था। आज मैं गर्व के साथ ये बात कह सकता हूँ कि लगभग 4 साल का कालखंड अभी बीता है, उसमें से 2 साल कोरोना के आपदा के काल थे, लेकिन इतनी विपदा और विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी गर्व के साथ में ये कह सकता हूँ कि जब हमने काम करना प्रारंभ किया था तब केवल 16% घरों तक पानी पहुँचता था। आज देश के 66.76% घरों तक पीने का पानी पहुँचने लगा। अगर मैं और इसको विस्तार से कहूँ तो 3 करोड़ 23 लाख जिन घरों में नल से माध्यम से देश में 19 करोड़ 41 लाख घरों में से पानी पहुँचता था, आज देश के 12 करोड़ 90 लाख से ज़्यादा घरों में पीने का पानी पहुँच गया। 9 करोड़ 60 लाख परिवारों की महिलाओं के सर से मटका ढोने का बोझ और अभिशाप उतारने का काम, समाप्त करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा। जब मैं देश भर के आंकड़ों को देखता हूँ
पंजाब 100% हो गया, गुजरात 100% हो गया, हिमाचल प्रदेश 100% हो गया, हरियाणा 100% हो गया, गोवा 100% हो गया, तेलंगाना 100% हो गया, अंडमान निकोबार 100% हो गया, पुडुचेरी 100% हो गया, जहां एक भी महिला को पानी लेने के लिए अपने घर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। देश में अनेक ऐसे प्रांत हैं जो आज 80-90% तक पहुंच चुके हैं। बिहार लगभग 90% के पास में है, वहां से लेकर के उत्तराखंड भी लगभग 80% पे। अनेक प्रांत ऐसे हैं जो 75% से ऊपर है। राजस्थान में जब हमने काम प्रारंभ किया था तो हम 11-12% के बीच में थे, और 1 करोड़ 6 लाख घरों में जो राजस्थान में कनेक्शन देना था। दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान को सर्वाधिक आर्थिक संसाधन और बजट उपलब्ध कराने के बावजूद, देश में सर्वाधिक बजट राजस्थान को देने के बावजूद आज राजस्थान प्रगति के दृष्टिकोण से सबसे पिछड़े हुए प्रदेशों में। आज राजस्थान देश ने जहां 16% से छलांग लगा करके 60% तक का लक्ष्य हासिल किया, 66% तक का लक्ष्य हासिल किया, 50% की ग्रोथ रजिस्टर की है। देश के 50% घरों में आज पानी पीने का पानी लाने में कामयाबी प्राप्त की है। अगर मैं राजस्थान की दृष्टि से देखूं तो ये आंकड़ा अभी ग्रोथ का आंकड़ा केवल 30-32-33% तक बमुश्किल पहुंचा है। और उसमें भी जिस तरह से भ्रष्टाचार की चर्चाएं हो रही, निरंतर आक्षेप लग रहे हैं, ये निश्चित ही दर्द का विषय है। केवल जल जीवन मिशन ही नहीं, देश की सरकार के हर एक योजना के इम्प्लीमेंटेशन में राजस्थान विफल हुआ, और इस विफलता का कारण ये था कि सरकार का फोकस विकास के बजाय कुर्सी बचाने पर था। जिस तरह का आपसी विग्रह प्रारंभ से ही इस सरकार में था और जिस तरह का संघर्ष इस सरकार में दिखाई देने लगा, उसके चलते हुए सरकार की प्राथमिकता विकास और विकास के कार्यों और गरीबों की चिंताओं और दुखों को मिटाने की अपेक्षा, राजस्थान को विकसित करने की अपेक्षा हमेशा ही कुर्सी बचाने के लिए चलने वाले या कुर्सी बचाए रखने के लिए किए जाने वाले षड्यंत्र प्राथमिकता रही। ऐसी परिस्थिति में राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता निरंतर पीसी गई है, निरंतर परेशान हुई है। आज राजस्थान जो योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में नीचे के पायदान पर खड़ा है। अगर कुछ विषयों की मैं चर्चा करूं, और मैं दुख के साथ में कहूँगा कि राजस्थान में अनेक ऐसे विषय हैं जहाँ देश में नंबर 1 पर है। आज राजस्थान बलात्कार में नंबर 1 पर है, राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर है, राजस्थान बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पर है, राजस्थान महंगाई में देश में नंबर 1 पर है। ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति वर्तमान की सरकार की विफलता के कारण से हुई है। वर्तमान की सरकार की प्राथमिकता प्रदेश की जनता की भलाई और राजस्थान की खुशहाली न होने के कारण से हुई है। जिस तरह से राजस्थान में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, जिस तरह से राजस्थान में खुलेआम माफिया राज हावी हुआ है, जिस तरह से राजस्थान में गुंडे बेलगाम हुए हैं, अपराधी बेलगाम और बेखौफ हुए हैं। राजस्थान की पुलिस का ध्येय वाक्य और स्लोगन जो थानों पर लिखा जाता है, अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास। आज राजस्थान में हालात ऐसे हैं कि राजस्थान का आमजन डरा हुआ है और अपराधियों में विश्वास जम करके वो बेखौफ हो गई। आज राजस्थान की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में एक साथ एक राय होकर के पूरे प्रदेश में निरंतर कार्य कर रही है, सक्रिय रह के कार्य कर रही है। और इसके अतिरिक्त भी मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से इस पूरे क्षेत्र के साथ में राजनीति अशोक गहलोत साहब की सरकार ने की है, जो इस पूरे पूर्वी राजस्थान की लाइफलाइन अगर मैं कहूँ तो भी अतिशयोक्ति न होगी, जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना बनी थी, उस ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना को राजनीति की भेंट चढ़ाने का पाप इस अशोक गहलोत सरकार ने किया। आदरणीय वसुंधरा जी की सरकार के समय में जो योजना बनी थी, और उससे पहले पीकेसी लिंक जो नदी जोड़ने की परियोजना प्रकल्पों के तहत बनाया गया था, उसको राजस्थान ने उस समय खारिज कर दिया था। ईआरसीपी राजस्थान ने जो बना करके भेजी, उसकी एक तकनीकी कारण से उसको की कमी को पूरा न करते हुए इस वर्तमान की अशोक गहलोत सरकार ने इसको राजनीति के घोटी चारे और हथियार के रूप में उपयोग करने का प्रयास किया। बार बार आग्रह करने के बाद, पहले मेरी बात खत्म हो जाए, आप इतना इम्पेशेंट क्यों हो रहे हैं? बार बार आग्रह करने के बावजूद भी, बार बार भारत सरकार के द्वारा मीटिंग बुलाए जाने के बावजूद भी, 9 बार दिल्ली में मीटिंग बुलाने पर भी एक बार भी राजस्थान सरकार के मंत्री या मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव एक बार भी भारत सरकार की किसी भी इस विषय से जुड़ी हुई मीटिंग में नहीं आया। जब राजस्थान सरकार भारत की सरकार के बुलाई हुई मीटिंग में नहीं आया, जिसके माध्यम से हम राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में समझौता कर सकते थे, तो हमने थक हार करके प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे जयपुर में मीटिंग की। गहलोत साहब से स्वीकृति लेकर के, उनसे टाइम मिला करके 1 महीने का समय दे करके मीटिंग आयोजित जयपुर में की। और लेकिन दुर्भाग्य से 18 अप्रैल 2022 को जो मीटिंग तय हुई थी, भारत सरकार के मंत्री के नाते मैं
और मेरे सारे अधिकारीगण हम दिल्ली पहुंच गए थे 17 तारीख को रात को 9 बजे, जब 18 सुबह 9 बजे मीटिंग शुरू होने वाली थी, उसके 12 घंटे पहले राजस्थान सरकार के एक अदने से अधिकारी, डिप्टी डायरेक्टर लेवल के अधिकारी ने एक चिट्ठी लिख करके ईमेल किया कि माननीय मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों आपकी मीटिंग में नहीं आ सके। मैं आज आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि राजस्थान के, पूर्वी राजस्थान के, जो राजस्थान की आबादी का 40% हिस्सा है, लगभग 3.5-4 करोड़ लोगों की लाइफलाइन जो है, इसके साथ में आपने इस तरह की राजनीति क्यों की? और इससे आगे बढ़ करके भी आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि जो ERCP की परियोजना माननीय वसुंधरा जी के समय में बनी थी, उसको इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल करके बंद करने का काम किया, क्योंकि उस योजना को आगे बढ़ाने के लिए जो राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की बार बार ये मांग कर रहे थे, उसके लिए जो पहली आवश्यकता थी कि इसका टेक्निकल क्लियरेंस होना चाहिए, वो नहीं हो पाया। इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस जो दूसरी आवश्यकता होती है, वो भी इन्होंने नहीं की। एनवायरनमेंट की क्लियरेंस, पर्यावरण की क्लियरेंस जो लेनी होती है, वो भी प्राप्त नहीं की। वाइल्ड लाइफ की क्लियरेंस भी प्राप्त नहीं की, ट्राइबल क्लियरेंस भी प्राप्त नहीं की। किसी भी तरह की कोई भी क्लियरेंस प्राप्त किए बिना जब इलीगल रूप से ये प्रोजेक्ट बनाने का काम शुरू किया गया, तो मध्य प्रदेश ने जाकर के सुप्रीम कोर्ट में उसको रोकने के लिए एप्लीकेशन लगाई। मित्रों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गहलोत साहब बार बार कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको लेकर के राजस्थान की जनता को आश्वासन दिया था, वो घोषणा की थी कि हम इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का 8 जुलाई को 2018 में दिया गया वक्तव्य, और उसके बाद में अक्टूबर की 6 तारीख को, जिस दिन राजस्थान में और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लगी थी, उससे 1 घंटा पहले अजमेर में दिए गए वक्तव्य दोनों की कॉपी मैं आपको दे सकता हूँ, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि तकनीकी पक्षों पर विचार करने के बाद, तकनीकी पक्ष निर्णित हो जाने के बाद हम सहानुभूति पूर्वक इस पर विचार करेंगे। आज तक तकनीकी पक्ष निर्णित करने का काम अशोक गहलोत सरकार ने नहीं किया, और उसके बाद में अशोक गहलोत सरकार ने जो 40,000 करोड़ रुपए की परियोजना, जिसमें 60% पैसा राष्ट्रीय परियोजना घोषित होने के बाद भारत सरकार दे सकती थी, 16,000 करोड़ रुपए में राजस्थान के 13 जिलों को पीने का पानी मिल सकता था। 16,000 करोड़ रुपए के खर्च के साथ में 80,000 हेक्टेयर पूरे पूर्वी राजस्थान के सभी जिलों में जो पुराने छोटे छोटे बांध हैं, उन बांधों में कम पानी आने के कारण जो सिंचाई नहीं हो पाती, जो पेयजल की सुनिश्चितता नहीं हो पाती, वो सारा का सारा सिस्टम जो है अपग्रेड हो सकता था। उस 16,000 करोड़ के खर्च में वो करने के बजाय राजस्थान सरकार ने एक नई योजना बनाई, जहां इस योजना के माध्यम से जो ERCP को 75% पे बनाने के बावजूद भी 1700 MCM पानी राजस्थान को मिलता था या मिल सकता था, और 16,000 करोड़ खर्च होना था। वहां राजस्थान सरकार ने एक नई योजना बनाई, जिसको ERCP का नाम दिया, लेकिन उसका वास्तविक नाम जो है, जो टेक्निकल नेम है, वो है नवनेरा गालवा ईसरदा बीसलपुर लिंक। और इस लिंक से राजस्थान को केवल 521 MCM पानी मिलेगा, और उस पानी से केवल अजमेर, टोंक शहर और जयपुर शहर के पीने के पानी की व्यवस्था मात्र हो सकेगी। मैं आज आपके माध्यम से प्रश्न करना चाहता हूँ कि 15,000 करोड़ खर्च करके आप 521 MCM पानी लेकर के आएंगे, और 16,000 करोड़ खर्च करके राजस्थान के 13 जिलों को पीने का पानी और सिंचाई के जो लाभ मिलने वाला था, वो लाभ आपने नहीं लिया। लेकिन उससे आगे बढ़कर हुए भी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने हमें ये सिखाया है कि हमको देश को आगे बढ़ाने के लिए सारी बाधाओं, चुनौतियों से नए नए नवाचार करके उससे आगे बढ़ने के लिए काम करना चाहिए। हमने एक लिंक का अध्ययन किया, पुरानी PKC पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना और ERCP दोनों को जोड़ करके एक नया प्रस्ताव बनाया, और उस प्रस्ताव को राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकारियों के बीच में बैठ करके उनके समन्वय से उस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया। एपेक्स कमेटी के द्वारा उसको नदी जोड़ने के प्रकल्प में सम्मिलित किया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी से उसको प्राथमिकता के 5 लिंक में पहले नंबर पर उसको सम्मिलित किया, और फिर राजस्थान सरकार को हमने आग्रह किया कि आप पिछले महीने के 28-29 तारीख को कि आप आइए, आकर के इस पर MOU के ऊपर हम आकर के डिस्कशन करें। जब ये MOU होकर के ये नदी जोड़ने की परियोजना बन जाती है, तो इस 40,000 करोड़ की परियोजना, जिससे राजस्थान को 2500 MCM पानी मिलेगा, जो अशोक गहलोत सरकार बना रही है उससे 521 MCM पानी मिल रहा है, 2500 MCM पानी मिलेगा, 5 गुना पानी मिलेगा। 13 जिलों को अगले 40 साल तक पीने का पानी का संकट नहीं होगा।
80,000 हेक्टेयर रकबा, 80,000 हेक्टेयर का मतलब 2 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई पुराने टैंकों से होगी। उसके अलावा इस नहर के माध्यम से जो पानी आएगा उससे जो है 5 लाख एकड़ जमीन में एक्स्ट्रा सिंचाई इन 13 जिलों में हो सकेगी। 5 लाख एकड़ खेत के किसानों के खेत खुशहाल हो जाएंगे। किसानों की हमेशा के लिए प्यास, खेतों की प्यास बुझ जाएगी। 3.5-4 करोड़ जनता की प्यास बुझाने की गारंटी है। और उस 4,000 करोड़ की परियोजना में 90% पैसा भारत सरकार देगी, केवल 10% पैसा स्टेट को खर्च करना है। उसमें भी क्योंकि ये परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में है, मध्य प्रदेश को भी 1 लाख एकड़ सिंचाई का पानी मिल रहा है, 1 लाख हेक्टेयर सिंचाई का, 2.5 लाख एकड़ का, तो मध्य प्रदेश का भी खर्च या हिस्सा उसमें आएगा। हम अपनी तरफ से जो 90% पैसा भारत सरकार देगी, शेष बचे हुए 4,000 करोड़ में से 1,600 करोड़ लगभग मध्य प्रदेश को देना होगा, 2,400 करोड़ राजस्थान के हिस्से में आएगा। उस 2,400 करोड़ में अभी कुछ खर्चा जो राजस्थान अब तक नवनेरा बांध पर कर चुका है, 1,700 करोड़, वो माइनस हो जाएगा। एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ मैं, आप मुझे पूछे उससे पहले, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए, 700 करोड़ रुपए खर्च करके आने वाले कुछ वर्षों में केवल 700 करोड़ रुपए खर्च करके हमको 2500 MCM पानी मिल रहा है। उसके बजाय राजस्थान की सरकार 15,000 करोड़ राजस्थान की जनता के खर्च करके और 500 MCM पानी लाने के लिए क्यों आमादा है? क्यों इन 10 जिलों के लिए, 10 जिलों के ऊपर अत्याचार करने का काम, इनके साथ धोखा करने का काम, इनके किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम, इनके प्यासे कंठों के ऊपर राजनीति करने का काम ये अशोक गहलोत सरकार कर रही है। मैं आज आपको एक बात के लिए आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूँ, जबकि आपको अवसर मिले, कांग्रेस का मंत्री आए, कांग्रेस का कोई सचिव आए, कांग्रेस के माननीय मुख्यमंत्री जी आए, और अगर आपको सौभाग्य से अवसर मिल जाए, उनसे जरूर पूछिएगा कि ये जो आप लिंक बना रहे हो, इससे धौलपुर को कितना बूंद पानी मिलेगा। 1 बूंद पानी की भी व्यवस्था नहीं होगी, 1 बूंद पानी की भी न धौलपुर को मिलेगा, न अलवर को मिलेगा, न भरतपुर को मिलेगा, न बारा को मिलेगा, न सवाई माधोपुर को मिलेगा, न करौली को मिलेगा। इन 10 जिलों को 1 बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। और बचे हुए जो 3 जिले जयपुर, अजमेर और टोंक हैं, उनके किसी भी खेत को 1 बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति और राजनीति करने का काम अशोक गहलोत सरकार कर रही है। इसको बेनकाब करने और इस षड्यंत्र को राजस्थान सरकार पूरा न कर सके, इसके लिए हम जन जागरण करेंगे, राजस्थान की वर्तमान सरकार से जवाब मांगेंगे, चुनाव में इनको घेरेंगे, ये जवाब नहीं दे पाएंगे और राजस्थान की जनता इनको उखाड़ करके विदा करेगी। उसके बाद हम पहली कैबिनेट में इसको जो है आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश ने सैद्धांतिक सहमति दी है, राजस्थान से सहमति लेकर के इस ईस्टर्न राजस्थान कैनाल और PKC के इंटीग्रेटेड लिंक को नदी जोड़ने के प्रकल्प में शामिल करके इसको प्राथमिकता के साथ में बनाएंगे। आप सब मित्रों को चंद्रयान पर भारत की सफलता के लिए बहुत सारी बधाई देते हुए आप सबका हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। सब प्रदेश बिजली के संकट से जूझ रहा है। सर पहले इसी पे बात कर लूँ मैं, सुनो इसी शुरू कर दिया ना। और मुख्यमंत्री 100 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। अब इस समय प्रदेश में हालात ये है कि बिजली संकट गहरा गया है। तो राजस्थान के गाँव में घोषित अघोषित लगभग 10 घंटे की कटौती चल रही है। मुझे पूरे राजस्थान भर में प्रवास करने का अवसर मिलता है। शहरों में भी, बड़े शहरों में लगभग 4-5 घंटे की, कस्बों में 6-7 घंटे की, और संभाग मुख्यालयों पर भी घोषित रूप से 1 घंटे की और अघोषित रूप से 2-3 घंटे की कटौती चल रही है। लेकिन हालात इससे भी बुरे होने वाले हैं। राजस्थान सरकार ने ये जो रेवड़ियाँ बांटने का काम किया, उस रेवड़ियाँ बांटने के कारण से डिस्कॉम ने जनरेशन कंपनीज को पैसा नहीं चुकाया। पैसा नहीं चुकाने के कारण से आगे जनरेशन कंपनीज कोयले का पैसा नहीं चुका पाई, और कोयले की कमी की हालात ये हैं कि आने वाले जो है 15-20 दिन के बाद में राजस्थान के थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स के पास में कोयला नहीं बचेगा। कोयला सप्लाई करने वाली खदानों ने, स्टेट्स ने अब और उधार देने से मना कर दिया है। हम कंप्लीट फेल्योर की तरफ राजस्थान को धकेल रहे हैं। ये 100 यूनिट मुफ्त की बिजली का वादा देकर के सरकार पहले सरचार्ज बढ़ाती है, फिर फ्यूल सरचार्ज बढ़ाती है, फिर तीसरी बार बढ़ाती है, फिर उसको कम करती है। इस सारे खर्चे को अन्य उपभोक्ताओं पर ऑफलोड करती है और बाद में बिजली न देकर के कटौती करके और आज जो है राजस्थान की जनता को मच्छरों के हवाले कर देती है, उनको भुगतने के लिए छोड़ देती है, उद्योग धंधों को जो पर विराम लगा देती है। इस दुर्भाग्यपूर्ण राजस्थान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता इसके कारण से त्रस्त होकर के संकल्पबद्ध हुई है।
क्या मुद्दे रहेंगे आगामी विधानसभा चुनाव पहले में? आप कुछ पूछना चाहते थे, तो ARCP पे बाकी रह गया तो कट पूछ लो। कट गया ना वो नहीं, आप मेरा आराम से पूछ मैं लो। ये कह रहा हूँ सर, आपने ये टेक्निकल बात की, लेकिन राजस्थान में जनता इस टेक्निकल बात को कैसे समझ पाएगी कि वो बात वोटों में तब्दील हो जाएगी? मैंने इसीलिए आपसे कहा कि आप उनसे ये पूछिएगा कि जो लिंक आप 15,000 करोड़ में बना रहे हो और 500 MCM पानी लेकर के आ रहे हो, अगर राजस्थान को कुल मिलाकर के अपने हिस्से के 2,500 करोड़ और उसमें भी जो खर्चा हो गया उसको माइनस करके 2500 MCM पानी, 5 गुना पानी मिल रहा है, खेतों को पानी मिल रहा है, पीने का पानी 13 जिलों को मिल रहा है, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे? ये प्रश्न तो राजस्थान की जनता समझती भी है और पूछ भी सकती है। मेरे पूर्वी राजस्थान के युवा इतने सक्षम हैं, आप देखिएगा आने वाले 3 दिन में पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान के हर युवक के मोबाइल पर आपको वीडियो मिलेगा जहां राजस्थान की सरकार से लोग प्रश्न खड़े कर रहे हैं। राजस्थान के CM कहते हैं कि उन्होंने गरीबी देखी है जब वो पढ़ते थे और उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई भी छोड़ दी गरीबी के कारण। मैं और वो दोनों एक ही शहर से आते हैं, हाँ, मैं और वो दोनों एक ही विधानसभा में रहते हैं, आप मित्र भी रहे हैं। इसलिए नहीं, वो मुझसे बहुत बड़े उम्र में साथ, मेरी जितनी उम्र है उतनी उनकी राजनीतिक आयु है। 55 ईयर्स मेरी उम्र तो 55 साल हुई है और उनकी उम्र जो है वो 70-75 तो साल, ये 30 साल बड़े हैं। गरीबी देखी है क्या उन्होंने? देखिए, मैं तो नहीं जानता, अगर गरीबी देखी होती, गरीब के दर्द को पहचानते। वो जादूगर है, उनके शब्दों में जादू है। जो सही नहीं है उसको सही दिखाना, जो नहीं हुआ है उसको दिखाना, और जो अपनी विफलता है उसके लिए भी समझदारी के साथ में अपनी पीठ ठोकना। वो जादूगर जैसे राजस्थान की प्रदेश की जनता को भगवान बचाए और भारतीय जनता पार्टी बचाने के लिए तत्संग करे। सब CM सर, ये गहलोत के बताओ सर, मानहानि के मामले में एक मिनट। मिश्रा जी, अरे इधर रुक जाए यार, एक आध क्वेश्चन आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा कितनी मजबूत नजर आ रही है? देखिए, मैंने जैसा आपसे अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कहा कि राजस्थान भारतीय जनता पार्टी पिछले 4.5 साल से निरंतर संघर्ष कर रही है और भारतीय जनता पार्टी सरकार से बाहर हुई तक केवल 0.5% से भी कम, आधा प्रतिशत से भी कम मतों के अंतर से हमारे। मैं आज आपको जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूँ कि राजस्थान में जिस तरह से 2013 में अशोक गहलोत साहब ने सरकार के आखिरी 6 महीने में इसी तरह की ताबड़तोड़ घोषणाएं की थी, अपने आप को मुख्यमंत्री नंबर 1 घोषित किया था, लेकिन फिर भी राजस्थान की जनता ने सिरे से नकार दिया था। और इतनी पुरानी पार्टी जिसने इतने वर्षों तक राजस्थान में सरकार में रही थी, मात्र 21 सीटों पर सिमट गई। अब अगर केवल मैं ये कहता या भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी आदरणीय MP साहब, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, आदरणीय जसवंत सिंह जी, आदरणीय नागवेंद्र सिंह जी, आदरणीय विवेक सिंह जी, आदरणीय MLA साहब या शिवचरण जी, या यही सब लोग कहते हैं, तो आपको लगता है शायद कि हम राजनीति के बाहर जो है वश इस तरह की बात करें। कांग्रेस पार्टी के विधायक विधानसभा के फ्लोर पर खड़े होकर के कहते हैं कि जैसी हमारी पार्टी काम कर रही है, हमारी पार्टी ने जिस तरह की भ्रष्टाचार किया है, हमारी पार्टी के अब की बार जो है एक बस में जाने लायक विधायक ही नहीं बचा। मैं एक विधायक जो वो मंत्री पद का दर्जा प्राप्त है और मुख्यमंत्री जी के माननीय सलाहकार, मुख्यमंत्री का सलाहकार तो सही बात बोलता होगा, वो ये कहते हैं विधानसभा के पटल पर खड़े होकर के कि ये मंत्री भ्रष्ट है, अपने सामने खड़े मंत्री को, साथ में खड़े मंत्री को कि ये मंत्री भ्रष्ट है, इसने भ्रष्टाचार किया है और इसके चलते हुए हम केवल एक सिटी बस में जो है जाने जितने पुल बच जाएंगे। एक मंत्री जो कैबिनेट में बैठते थे, अभी थोड़े दिन पहले जिनको हटा दिया और वो लाल डायरी लेकर के आए जो सरकार को सांप सूंघ गया, वो 50,000 लोगों की भीड़ के सामने कहते हैं कि ये सदी की सबसे भ्रष्ट सरकार है, इसने सब रिकॉर्ड तोड़ दिए और अब क्या हम फॉर्च्यूनर में जाने जाए लायक बचेंगे। विधानसभा के बाहर खड़े होकर के एक युवा विधायक कहती हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब की बार हम इनोवा में जाने जितने बचेंगे। मुझे लगता है कि हालात जैसे हैं राजस्थान भर में घूमने के बाद भी, आप तैयारी की बात कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि ये कुल मिला के हमारे दो फटफटिये में बैठ के शेखावत जी, भरतपुर संवाद की बात करूं तो पिछली बार बीजेपी का प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा। इस बार क्या तैयारी है भाजपा की? भरतपुर संवाद की बात कर रहा हूँ। ऐतिहासिक परिणाम आएगा। 2013 में जब इतने सारे जतन करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास बनाया था, हम 163 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार में आए। 81.5% सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और मैं आपको जिम्मेदारी से के साथ में कह रहा हूँ, केवल भरतपुर संभाग में नहीं, पूरे राजस्थान में हम 2013 का रिकॉर्ड तोड़ करके अब एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। सर एक सवाल मेरा है सर, आपका एक सवाल है। मेरा सवाल है सर, जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस ने टिकट वितरण किया, राजस्थान में भी भाजपा उसी मॉडल को लागू कर रही है। पहले अभी थोड़े ही दिनों में सुनने में आ रहा है कि 90 से 100 टिकट फाइनल होंगी। सर ये कब तक होगा?
देखिए, टिकट फाइनल करना वैसे पार्लियामेंट्री बोर्ड का प्रोरोगेटिव है। पूरी स्क्रीनिंग करके पार्लियामेंट्री बोर्ड उसको करेगी, इसलिए तारीख जो है तय करना, मैं तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का सदस्य नहीं हूँ, मैं उस पर उत्तर नहीं दे सकता। लेकिन इतना अवश्य कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी अपने टिकट्स अनाउंस कर दी और हम निश्चित ही बहुत सारी सीटों पर बहुत जल्दी टिकट अनाउंस करने देंगे। ठीक है सर। सीएम गहलोत के खिलाफ मानहानि का जो केस दर्ज हुआ है उस मामले में चलिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बेटे की हार की खीज को उतारने के लिए न केवल पश्चिमी राजस्थान के लोगों के साथ में दुर्भावनापूर्वक काम किया, पश्चिमी राजस्थान को विकास के दृष्टिकोण से पीछे धकेलने का काम किया, जोधपुर के साथ में सौतेला व्यवहार किया, अपितु व्यक्तिगत खींच मेरे ऊपर निकालने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की। एक ऐसी सोसाइटी जिससे मेरा सूद सातक का भी संबंध नहीं, जिसमें मेरी 3 पीढ़ी का कोई भी रिश्तेदार, न उसका डायरेक्टर है, न उसका कर्मचारी है, न उसका एजेंट है, न उसका प्राथमिक सदस्य है, न उसमें एक भी पैसा जमा कराया है, न एक भी पैसा कभी उधार लिया है, उस सोसाइटी के साथ में मुझे जोड़ने का पाप इन्होंने किया। सरकारी एजेंसी का और पुलिस का इन्होंने दुरुपयोग किया और बाद में कोर्ट में फटकार लगने पर इनके वकील ने स्वीकार किया कि न तो 126 FIR में से कहीं मेरा नाम है, न कहीं भी किसी भी चार्जशीट जो अब तक 4 साल की जांच के बाद में चार्जशीट आई है 4, उनमें कहीं भी मेरे को एक्यूज बनाया गया। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री घूम घूम करके ये कह रहे थे कि मैं एक्यूज हूँ, मैं दोषी हूँ, और बाद में मुझे व्यक्तिगत रूप से कह रहे थे। मुझे लगता था कि ये केवल राजनीति के दृष्टिकोण से कह रहे। बाद में उन्होंने मेरी दिवंगत माँ, जो अपनी सफाई भी कभी प्रस्तुत नहीं कर सकेगी, उसको इन्होंने अभियुक्त कहने का पाप किया। तब मैंने व्यथित होकर के और दिल्ली के न्यायालय में राउस कोर्ट में इसके ऊपर कंप्लेंट, मानहानि की कंप्लेंट सेक्शन 500 ऑफ IPC में दर्ज कराई। जज ने पूरी जो है विवेचना करके, दिल्ली पुलिस से जांच करा करके, अपने स्व विवेक से निर्णय करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को दोषी करार कर न्यायालय में आकर के अभियुक्त के रूप में खड़े रह करके व्यक्तिगत रूप से बेल बॉन्ड भरने, जमानत कराने का आदेश दिया। अब मुख्यमंत्री जी क्योंकि नहीं जाना चाहते होंगे, इसलिए उन्होंने कई दिन तक पैर की पट्टियां बांधे रखी, एक पेशी का इंतजार किया, पेशी में कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया तो फिर अगली पेशी का इंतजार किया। अगली पेशी में कोर्ट ने कहा कि अब के बार पट्टियाँ हैं तो भी आ जाओ। अब पट्टियाँ खोल करके शाम को खड़े हो गए, अब चलने भी लगे। अगली पेशी में जाएंगे, अपनी जमानत कराएंगे, कोर्ट उसके बाद में न्याय विवेचना करेगा, न्यायालय निर्णय करेगा। लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है, मुझे कानून में विश्वास है। पिछले 4.5 साल तक पुलिस का दुरुपयोग करके उन्होंने मुझे जितने फंसाने की, बदनाम करने की कोशिश की, कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि मुझे कानून पर विश्वास था। आज मैं कानून पर विश्वास के चलते हुए कह सकता हूँ कि जो हश्र इनके नेता राहुल गांधी जी का हुआ, इनके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो मुझसे माफ़ी मांगेंगे सार्वजनिक रूप से, और या इनके नेताजी की तरह 2 साल के लिए इनको जेल की सजा होगी। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के गृह जिले में आप आए हैं, तो यहाँ पर बीजेपी में एकजुटता है क्या? पूरे राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी और देश की भारतीय जनता पार्टी एकजुट। मित्र, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश के कार्यकर्ताओं का नेता नरेंद्र मोदी है, इसके अलावा कोई नेता नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश के कार्यकर्ताओं का हम सब मानते हैं कि हमारा ध्वज का निशान जो है वो कमल का फूल है। भारतीय जनता पार्टी के देश भर के करोड़ों कार्यकर्ता, जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, हम राजस्थान के कार्यकर्ता हों, धौलपुर के कार्यकर्ता हों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश भर के कहीं के भी हों, हम सब के एक ही जो है हमारा विधान है, वो हमारी पंचनिष्ठाएं। हमारा एक ही मार्ग है, वो अंत्योदय का है। हमारा एक ही लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है कि हम माँ भारती को वापस विश्व गुरु का दर्जा दिलाएंगे। इसमें अगर कहीं कोई भेद हो तो हमारे मन में भेद है। हम स्वस्थ लोकतंत्र को पालना करने वाले हैं। हमारे यहाँ बूथ से लेकर के और राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की का जो है एक व्यवस्थित लोकतांत्रिक परंपरा है, और उस लोकतांत्रिक परंपरा में हम बूथ में काम करने वाला कार्यकर्ता हमारा एलिवेट होकर के देश का प्रधानमंत्री भी बनता है, गृह मंत्री भी बनता है, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनता है। हम सबको समानता के साथ में अवसर देते हैं। आदरणीय वसुंधरा जी सम्माननीय हैं, 2 बार हमारी मुख्यमंत्री रही हैं, 2 बार हमारी प्रदेश अध्यक्ष रही हैं, 2 बार हमारी नेता प्रतिपक्ष रही हैं।
हमारी पार्टी की 2 बार से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो हमारी वरिष्ठतम नेता है। हम सब सम्मान के साथ में मिलकर के उनको सम्मान देते हुए हम सब मिलकर के सामूहिक नेतृत्व के आधार पर राजस्थान का ये चुनाव लड़ते हुए एक नया इतिहास राजस्थान में रचने का।